तो गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने लूफी, साबो और एस की बैक स्टोरी के बारे में देखा था। अब इसके बाद हम ग्रैंड लाइन के ग्लूम आइलैंड पर जोरो को देखते हैं जो कि कुछ बबून्स के साथ फाइट कर रहा होता है। पेरोना भी यहीं पर होती है और ये सभी बबून्स मिलकर जोरो पर हमला कर देते हैं। जोरो अपनी 3 स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करता है। स्वॉर्ड स्टाइल बुल डीमन। और इतने ज्यादा ताकतवर हमले के बाद इनमें से एक बबून मारा जाता है और ये देखकर बाकी के बबून्स जोरो के लिए चीयर अप करते हैं। पर अगले ही पल जोरो को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। सभी लोग जोरो पर हमला कर देते हैं। स्वॉर्ड स्टाइल ड्रैगन ट्विस्टर और इन सभी को हवा में उड़ा देता है। लेकिन बबून्स को रोकने के लिए इतना काफी नहीं होता है और जोरो पर फिर से हमला किया जाता है, जिसकी वजह से जोरो का वो घाव जो कि कुमा ने इसे दिया था जब वो उसके साथ फाइट कर रहा था, वो घाव वापस से खुल जाता है और जोरो की हालत खराब होने लगती है। जोरो को ठीक से दिखाई भी नहीं देता है और एक बड़े से हथौड़े से जोरो पर हमला किया जाता है और जोरो बुरी तरह से घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। जोरो उठता है और यहीं पर बैठ जाता है। ये सही नहीं हो रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। और तभी एकदम से सभी बबून्स के चेहरे से रंग उड़ जाता है। सभी बबून्स पूरी तरह से घबरा जाते हैं और यहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये क्या है? और तभी एक शख्स जोरो की तरफ आगे बढ़ता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ड्रैकुला मीहॉक है। हॉक-आइड ड्रैकुला मीहॉक जो कि एक समय पर जोरो का दुश्मन भी रह चुका है और जोरो के ठीक सामने आकर खड़ा है। और इसी वक्त साउथ ब्लू के बर्डी किंगडम में जहाँ पंछी और इंसान हमेशा लड़ते रहते हैं, इस जगह पर हम चॉपर को देखते हैं और इस वक्त चॉपर को उबालने की तैयारी की जा रही है। हमने इस रकून को फिर से पकड़ लिया। रकून रकून हे। सालो मैं कोई रकून नहीं हूँ, मैं एक रेनडियर हूँ जो कि इंसानों की तरह बात कर सकता हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ, समझ गई ना? क्यों बकवास है, एक रकून बात नहीं कर सकता है। पर पापा जी ये तो बात कर रहा है। हाँ, शुक्र है तुम्हें समझ आ ही गया। अब तो मुझे नीचे उतार दो। और ये आदिवासी लोग चॉपर की चोट को हील कर देते हैं और इसे बताते हैं कि ये प्लांट्स से बहुत किस्म की मेडिसिन तैयार करते हैं। क्या सच में? क्या मैं तुम्हारी बाकी दवाइयों को देख सकता हूँ? पर वो दवाइयाँ अब हमारे पास नहीं है। जिन प्लांट्स से हम उन मेडिसिन को तैयार किया करते थे उस बूढ़े से पेड़ पर उगता है, लेकिन पिछले 1 साल से वहाँ पर रहने वाले पंछी हमें ऊपर जाने से रोक रहे हैं और इसी वजह से हमारी सारी मेडिसिन खत्म होने लगी हैं और बीमार लोगों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। अब तो हमें ये सब कुछ खत्म करना ही होगा। अब तो बात आर या पार की होगी। हाँ, ये एक जंग है, हमें हर तरह के हमले के लिए तैयार रहना होगा। नहीं छोड़ेंगे उस पंछी को, देख लेना। अरे रुक जाओ। हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं इन बीमार लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ। मैं उन पंछियों के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि तुम्हें परेशान करना बंद कर दे। तुम चिंता मत करो, मुझे जानवरों से बात करना आता है। और हाँ, मेरी बात सुन लो, अगर मुझे आज के बाद तुमने कभी रगून बुलाया तो देख लेना। अब चॉपर पूरी हिम्मत के साथ उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और जैसा कि हमने पहले के पार्ट्स में देखा था कि चॉपर ने एक पंछी के बच्चे के साथ दोस्ती कर ली थी और चॉपर उसे याद करते हुए कहता है, मैंने उसके साथ बहुत आसानी से दोस्ती कर ली थी, तो ये पंछी भी मेरी बात समझ ही सकते होंगे, ये आसान होगा। और चॉपर के पीछे ही वो आदिवासी भी आने लगते हैं। रकून, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पागल पंछी तुम्हारी बातों को सुनने वाला है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, हमें उस पर हमला करना ही होगा, समझ गए ना? तभी चॉपर ऊपर पहुंच जाता है और तभी वो पंछी भी यहाँ पर आ जाता है। चॉपर इससे बात करने की कोशिश करता है। हे, मैं तुमसे यहाँ पर बात करने आया हूँ। नीचे जंगल के लोगों को तुम्हारी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ, क्या मतलब तुम उन्हें कोई खजाना लेके नहीं जाने दे सकती? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ? और बिना कुछ बोले ही ये पक्षी चॉपर पर हमला कर देती है। बाकी के पंछी भी यहाँ पर आ जाते हैं और चॉपर को बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। चॉपर के पास अब कोई और चारा नहीं बचता है और रंबल बॉल को खा लेता है, लेकिन फिर भी उन पंछियों को नहीं हरा पाता। अब गाँव के लोग भी चॉपर को ज्वाइन कर लेते हैं इन पंछियों को हराने के लिए। बातचीत का समय खत्म हो चुका है रकून, अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, हमला करो। और आदिवासी बजूका का यूज करके इस पंछी पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन चॉपर उस अटैक के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से चॉपर पेड़ से नीचे गिरने लगता है। लेकिन एक पंछी इसे बचा लेता है जो कि उसी पंछी के बच्चे की माँ होती है, जिसे चॉपर ने पिछले पार्ट्स में बचाया था। हे, तुम ठीक हो गए? हाँ? अब इसके बाद ये तीनों पंछी घोंसले पर लैंड होते हैं और आपस में कुछ बातचीत करते हैं और बातचीत के बाद चॉपर उन गाँव वालों को बताता है कि इन पंछियों का अपना एक कंपेलिंग रीजन था ये सब करने के लिए। इन्हें चमकीली चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं और इन्हें दुनिया भर से इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन कुछ इंसानों ने इनसे इनका खजाना छीन लिया था और इन्हें इनके ही होम आइलैंड से भगा दिया गया और वो सारा खजाना इंसानों ने चुरा लिया था। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि वो इंसान इन आइलैंड पर भी इनके पीछे पीछे आ जाएंगे इनका खजाना लेने के लिए, जिसकी वजह से ही ये इन्हें ऊपर आने नहीं दे रहे थे। ये सब कुछ बताने के बाद चॉपर बेहोश हो जाता है और जब इसे होश आता है तो अपने आप को आदिवासियों के कमरे में पाता है और बाहर आकर देखता है कि गाँव वासियों और पंछियों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। और तभी सामने से न्यूज़ क्यू आ जाती है, यानी कि वही पंछी जो कि हर एक आइलैंड पर न्यूज़पेपर फेंक कर जाती है। हे न्यूज़ क्यू, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो चलो देखते हैं। हाँ? चॉपर कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। और मीनवाइल स्काई आइलैंड के एक छोटे से आइलैंड वेदरिया पर हम नामी को देखते हैं। नामी इस वक्त खेती बाड़ी में बिजी है। अरे बच्ची ही, तुम अपनी आधी बॉडी का यूज तो कर ही नहीं रही हो, तुम इतनी जवान हो, थोड़ा झुक कर तो दिखाओ। सालो मैं नहीं कर रही ये सब, चुप रहो। मैंने तुम्हें मौसम की साइंस को बताने के लिए कहा था, ना कि मजदूरी करवाने के लिए। हाँ बच्ची ही, ये सब कुछ भी उसी साइंस का एक पार्ट है। इन खेतों में है हम वेदर बॉल्स को उगाते हैं, इसलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी का काम तो रहता ही है। अरे यार, मुझे ये सब कुछ पहले बताना चाहिए था ना। और न्यूज को यहाँ पर भी पहुँच जाती है अखबार लेकर। अंकल न्यूज़पेपर को खोलते ही है कि नामी जल्दी से न्यूज़पेपर देखने आती है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है, जिसे देखकर हैरान रह जाती है। और दूसरी तरफ ग्रैंड लाइन के बोइन आइलैंड्स पर हम ऊसॉप को देखते हैं जो कि बहुत सारे फ्रूट्स खा रहा होता है और फूल कर
कुप्पा हो चुका है। मेरी बॉडी कैसी लग रही है? हाँ अच्छी है ना? ऊसॉप खा खा कर पूरी तरह से फूल चुका है और स्पैगेटी के एक स्विमिंग पूल में नूडल्स खा रहा है। तभी यहाँ पर भी न्यूज स्कूप पहुंच जाती है, लेकिन न्यूज पेपर को फेंकने से पहले ही ऊसॉप इसके पीछे पड़ जाता है इसे खाने के लिए। हट जाओ ऊसॉप, वो खाने की चीज नहीं है, हट जाओ। न्यूज स्कूप न्यूज पेपर गिरा देती है और ऊसॉप का ध्यान उस न्यूज पेपर के ऊपर जाता है और यहाँ पर पीची आइलैंड कामाबाका किंगडम में, जहाँ पर मर्दों जैसी औरतों का अड्डा है, यहाँ पर हम सांजी को देखते हैं जो कि मर्द से औरत बन चुका है। लड़की भी नहीं लग रहा, वैसे तो कुछ और ही लग रहा है। अपना सांजी रोमियो से जूलियट हो चुका है। क्या भाई ये बेइज्जती करा रहा है अपनी सांजी। और यहाँ पर भी न्यूज को आ जाती है और सांजी को न्यूज पेपर दे देती है। हे, इस पेपर को देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये लो किसी देखते हैं मेरा राशिफल आज क्या कहता है। हाँ? ये क्या है? ये क्या है? सांजी कुछ ऐसा पड़ता है जिसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। और इस तरफ तकीला वुल्फ ईस्ट ब्लू के अंदर हम रॉबिन को देखते हैं। निको रॉबिन जो कि बहुत ज्यादा भी अच्छी लग रही है, एक बंदे के साथ खड़ी होती है जो कि इसे कपड़े देता है ठंड से बचने के लिए। हाँ भाई इसे वैसे जरूरत भी है। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? क्रांतिकारी सेना के सभी लोग तुम्हें जानते हैं निको रॉबिन। क्या तुम हम पर भरोसा करके हमारे साथ चल सकती हो? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अपने दोस्तों की देखभाल करनी होगी। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या तुम्हारे दोस्त यानी कि स्ट्रॉ हेड्स? हाँ हमारे पास उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहें तो मैं उनके बारे में आपको कुछ बता सकता हूँ। प्लीज, हाँ प्लीज बताइए, मुझे सुनना है। और यहाँ पर विंटर आइलैंड फ्यूचरलैंड बाल्टीमोर में हम डॉक्टर वेगापंक की लैबोरेटरी को देखते हैं, जहाँ पर फ्रैंकी लैब के अंदर बैठा हुआ है एकदम मजे के साथ। हाय मजा आ गया, क्या बात है? और इन्हें भी आज की ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में पता चल जाता है। और यहाँ पर लेजी बोन्स आइलैंड हंगेरिया में हम ब्रूक को देखते हैं जो कि बैठा हनी सिंह के लिए गाने प्रिपेयर कर रहा है और इसे भी कुछ ताजा खबर पढ़ने के लिए मिलती है। अरे चलो आज की खबर देख लेते हैं। हाँ ये क्या है? क्या मुझे बहुत सारी पैंटीज देखने के लिए दोबारा से पनिशमेंट तो नहीं दे गई? पर अरे ये क्या है? ये नहीं हो सकता। यहाँ पर हम वापस से जोरो को देखते हैं जिसके सामने ड्रैकुला मिहॉक आ चुका है। जोरो उठने की कोशिश करता है। तुम ये सब करने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा होगा। रोरोनोआ जोरो, तुम अपनी सीमा से ज्यादा चोटिल और घायल हो चुके हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? हाँ, जबकि तुम इन बबून्स से भी नहीं लड़ सके। आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस किले में बहुत लंबे समय से रह रहा हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे भी तुम्हारी ही तरह बार्थोलोमियो कुमा ने उड़ाकर इस आइलैंड के ऊपर फेंक दिया। अच्छा तो ये बात है। हाँ अब मुझे समझ में आया कि लूफी मरीन फोर्ड में क्यों आया था, तुम्हें छोड़कर बाकी लोगों के साथ। एक सेकंड, क्या तुमने लूफी को देखा? कैसा है वो? क्या वो ठीक है? हाँ वो जिंदा है, लेकिन मुझे लगता है कि मानसिक रूप से बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है क्योंकि उसने अपने भाई को खो दिया है। और बाकी सभी स्ट्रॉ हेड मेंबर्स इस न्यूज को सुनते हैं कि पोर्टेगस डी एस की डेथ हो चुकी है, लूफी का भाई मारा जा चुका है। ये पढ़कर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं और अखबार के अंदर एस की फोटो होती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। क्या कहा तुमने? ये नहीं हो सकता। फायरफिश डेस अपने भाई लूफी की आंखों के सामने मारा जा चुका है। और यहाँ पर मेड इन आइलैंड के ऊपर लूफी एस की डेथ की वजह से पूरी तरह से टूट चुका है। बताओ मुझे तुम्हारे पास अभी क्या बचा है? हाँ मेरे दोस्त। और इसी आइलैंड पर हम ट्रू फल्गर लॉ के क्रू को देखते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर बैठे होते हैं और तभी इन सभी को एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। ये क्या? मुझे लगा मैंने अभी एक मछली को देखा। ओह माय गॉड, ये तो काफी ज्यादा बड़ी है। वो तो एक सी किंग है और असल में ये सी किंग समुद्र के बीच में किसी से लड़ रहा होता है। अरे ये क्या? ये तो मारा जा चुका है। और तभी एक आदमी समुद्र में से बाहर निकलता है जो कि कोई और नहीं बल्कि डार्क किंग रेले है। अच्छा ये तो तुम लोग हो, हम साबाओडी में मिले थे है ना? दरअसल मेरी शिप टूट गई थी तूफान की वजह से, तो तैरने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्या तूफान? काम बेल्ट में कभी भी कोई तूफान नहीं आता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि रेले की शिप काम बेल्ट से भी कहीं दूर जाकर टूट गई होगी और इन्होंने इतना सारा सफर तैर कर पूरा किया है। ये नहीं हो सकता। मतलब वो सी किंग, क्या वो आपके साथ लड़ रहा था? जरा उसकी हालत तो देखो, एक महान लेजेंडरी पायरेट ही ऐसा कर सकता है। हाँ, मुझे लगता है कि लूफी इस वक्त इसी आइलैंड पर मौजूद है ना? और ये सब कुछ ये लूफी की स्ट्रॉ हेड को देखकर कहते हैं जो कि इस वक्त ट्रू फल्गर लॉ के हाथों में होती है। और मेड इन आइलैंड के सेंटर में फीमेल ओनली एम्पायर अमेज़न लिली में बोआ हैनकॉक लूफी से मिलने के लिए जा रही है और ये पगलेट बोआ लूफी को अपना पति मान चुकी है सिर्फ एक बार मिलने से ही। मुझे तो एक हीरोइन जैसी फीलिंग आ रही है। बोआ हैनकॉक पागल हो चुकी है और अपने हाथों की एक उंगली को लूफी समझकर इससे बात करती है। तो अब अंगूठा है लूफी और चीची उंगली है बोआ हैनकॉक। चाहे हम जितना मर्जी एक दूसरे से दूर चले जाएं, हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा, ठीक है ना? ओह माय गॉड लूफी डार्लिंग, मेरे पति देव, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। ग्रैनी नियॉन ये सब कुछ देख रही होती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, स्नेक प्रिंसेस, क्योंकि उसने आपको गले लगाया था और आपके नाम से उसने आपको पुकार लिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उससे शादीशुदा हो चुके हो और वो आपका पति नहीं है, समझ गई ना? तो और क्या होती है शादी? हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। अब जिम्बे और लूफी जंगल से बाहर आने लगते हैं और आपस में कुछ बात करते हैं। तुम ऐसी हालत में साबाओडी नहीं जा सकते हो लूफी। लेकिन मैं जल्द से जल्द अपने दोस्तों को देखना चाहता हूँ। अरे ये क्या? सबमरीन कहाँ गई? और लूफी कैसे हो? हाँ डार्किंग रेले दद्दू, तुम्हें देखकर काफी खुशी हुई। लूफी कैसे हो? पर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो बस साबाओडी की तरफ जा रहा था अपने वाइपर कार्ड की हेल्प से। क्या आपने मेरे दोस्तों को देखा? किंग रेले, यकीन नहीं होता कि ये आप हैं। क्या ये सच में आप ही हैं? मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पर एक लेजेंड से मिलने का मौका मिलेगा। दद्दू ये जिम्बे है और एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड भी रह चुका है और इसी ने मेरी जान बचाई है। रेले लूफी को इसकी स्ट्रॉ हेड दे देते हैं और इसे ट्रैफल्गर लॉ के बारे में बताते हैं कि वो अभी थोड़े समय पहले ही यहाँ से जा चुका है और लॉ ने कहा था कि लूफी को अभी आराम से 2 हफ्ते और रेस्ट करना होगा। यहाँ पर हम लॉ को देखते हैं जो कि सबमरीन में बैठकर यहाँ से जा चुका है। सोच रहा हूँ
कि उस डार्क किंग के दिमाग में क्या चल रहा होगा। जो भी हो, मुझे पता है कि उनकी वजह से डी नाम का एक और तूफान आने वाला है, मजा आएगा। और तभी लूफी और रेले के पास अमेज़न लिली का ग्रुप भी पहुंच जाता है। लूफी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये सभी लोग रेले को पहले से ही जानते हैं। और तभी हैनकॉक शर्माते हुए लूफी से कहती है, लूफी, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी फिक्र के मारे सोई नहीं हूँ। तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, है ना? ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, तो आगे बढ़ो, ये सब कुछ तुम्हारा है लूफी। अरे ओह, पोआ की बच्ची, तुम तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही हो, और तुम कह रही थी कि लूफी तुम्हारा पति है। हाँ, तुम इसे शादी कैसे कह सकती हो? हे यू बंदर से, जाओ उसे खाना परोसो जल्दी से। जिम्बे की नजरें भी खाने पर पड़ जाती हैं। जिम्बे, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, समझ गए ना? तुम बस थोड़ा सा ले सकते हो, ये सारा खाना लूफी खाएगा। तो लूफी, क्यों ना हम खाना शुरू करें? हाँ, लूफी खाना खाना शुरू कर देता है और ग्रैनी नियॉन एक लेटर को पढ़ती है जो कि रेले की वाइफ ने इसे लिखी होती है। तुम्हारा शुक्रिया इस चिट्ठी को यहाँ पर लेकर आने के लिए। हाँ, दरअसल वो बिल्कुल वैसी ही है जैसा पहले तुमने उससे साबाओडी में देखा था। और तुम्हारी ये लड़कियाँ भी पिछले 13 सालों में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हैं और काफी ताकतवर भी लग रही हैं। अभी ग्रीन कपड़ों वाली बोलती है, रेले, शैकी, ग्रैनी, नायॉन, आप तीनों ने हमेशा हमें बचाया है जब हम उन सेलेस्टियल ड्रैगन से बचकर भाग रहे थे। पर हमारी एक दिक्कत है, हम लूफी को नेवी से बचने के लिए जगह दे रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये नेवी के लिए आसान होगा ये गैस करना कि लूफी यहाँ पर हो सकता है? हमें बस इसी बात की चिंता है। और रेले बताते हैं कि इन्हें नहीं लगता कि नेवी इन तक पहुंच सकती है, क्योंकि जिसने लूफी को यहाँ पर भेजा है उसी ने इसे कहा था कि लूफी इसी डायरेक्शन में मिलेगा। और रेले और किजारू की फाइट के वक्त बार्थोलोमियो कुमा ने रेले के कान में कहा था कि मैं रेवोल्यूशनरीज आर्मी के लिए काम करता हूँ और जबकि मैं उनके साथ हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सभी लोग यहाँ से सुरक्षित निकल जाएं। जिसके अगले दिन बार्थोलोमियो कुमा इनके घर पहुँच जाता है। मैं अपने बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? दरअसल मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। स्ट्रॉ हैट लूफी अमेज़न लिली पर मिलेगा। और जिस दिशा में कुमा ने तुम्हें फेंका था वो मेडिन आइलैंड था। और सिर्फ यही नहीं, मुझे वॉर ऑफ द बेस्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी पता चली हैं। ये लूफी के एम्पल टाउन की जेल को तोड़ने के बारे में है। जब मैं सोच रहा था कि लूफी इतनी ज्यादा खतरनाक जेल को तोड़कर वहाँ से भागने में कामयाब कैसे हो सकता है, तो मुझे लगा कि लूफी पक्का हैंकॉक के साथ मिलकर नेवी की शिप को लेकर भाग गया होगा। लेकिन क्योंकि हैंकॉक सरकार और मर्दों से नफरत करती है, तो मुझे नहीं लगा कि हैंकॉक एक गवर्नमेंट की शिप का यूज करेगी, वो भी एक मर्द की हेल्प करने के लिए। तभी शक्की बोलती है, इस तरह से सोचिए ना, मानो हैंकॉक को लूफी से प्यार हो जाता है, फिर तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा ना। लूफी दिखने में अच्छा है और अगर मैं हैंकॉक की जगह होती तो मैं लूफी को नेवी से बचाने के लिए अपने आइलैंड पर पनाह दे ही सकती थी। ये तो काफी ज्यादा अच्छी थ्योरी है शक्की। और प्रेजेंट में ठीक ऐसा ही होता है जैसा कि शक्की ने सोचा था। ये जगह लूफी के लिए बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, तुम उसकी चिंता मत करो। चलो अब बिजनेस की बात करते हैं। ए लूफी, तुमने कहा था कि तुम साबाओडी जा रहे हो, है ना? हाँ दत्तू, मुझे अपने दोस्तों से मिलना होगा। क्या तुम्हें सचमुच यही चाहिए? याद करो उन आइलैंड पर क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ। लूफी सारी बातों को याद करता है कि कैसे एक एक करके लूफी ने अपने सभी दोस्तों को वहाँ पर खो दिया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस हालत में कुमा जैसे एक खतरनाक दुश्मन का सामना कर पाओगे? हाँ, क्या तुम अपने दोस्तों से फिर से मिलना चाहते हो सिर्फ वही दुख, दर्द और पीड़ा को सहन करने के लिए? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है बच्चे, लेकिन बेशक ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे करना चाहते हो या नहीं। रेले लूफी को अपना सुझाव बताते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रेले, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगा कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यही चाहिए। पर सर, आपको नहीं लगता कि लूफी के लिए अभी अच्छा यही होगा कि वो अपने आप को मानसिक शारीरिक रूप से ठीक होने दे? पर मेरे दोस्त, हाँ मुझे लगता है वो सभी लोग भी साबाओडी में जाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे बारे में पूरी दुनिया में न्यूज फैल चुकी है और मुझे पूरा भरोसा है ये सब कुछ अभी तक तुम्हारे दोस्तों को भी पता चल चुका होगा। मैंने उनसे वादा किया था मुझे जाना होगा साबाओडी की तरफ। और यहाँ पर मैं तुम्हें मेरा दूसरा सुझाव देना चाहूंगा लूफी। यहाँ पर वेदरिया पर जहाँ पर नामी है, ये दो बुढ़े आपस में सैर कर रहे होते हैं। क्या क्या ये सच है? उस जवान लड़की ने इस आइलैंड से एस्केप करने की कोशिश की? हाँ जी सर। वो पलक झपकते ही वेदर फील्ड से गायब हो गई और अचानक से ही ब्लू टर्मिनल में देखी गई। अब नामी उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारी बलून शिप्स पड़ी होती हैं और काफी सारा सामान उठा के एक शिप के ऊपर कब्जा कर लेती है और यहाँ से उड़ जाती है। लेकिन नीचे जाते वक्त नामी की शिप बेकाबू हो जाती है, इसे कंट्रोल नहीं कर पाती और वापस से उसी आइलैंड के ऊपर आकर क्रैश लैंडिंग कर जाती है। जिसके बाद सभी लोग नामी को इस क्राइम के लिए जेल के अंदर डाल देते हैं। हे, मुझे बाहर आने दो, मैं तुम्हें वो सब कुछ लौटा दूंगी जो मैंने तुमसे चुराया था। प्लीज मुझे कहीं जाना है, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। हेलो, अरे हाँ, हेरिडस को बुलाओ प्लीज प्लीज। हम तुम्हें बाहर आने नहीं देंगे, क्या पता तुम बाहर निकलने के बाद और क्या कर दो, चालाक लड़की। हाँ, और तभी हेरिडस यहाँ पर आ जाता है। हे, लगता है तुम फिर से काफी जोश में आ चुकी हो जवान लड़की। एक सेकंड रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये है टाइटली टाइड विंड नॉट्स, कैसा लगा? हाँ और नामी इसके सर के ऊपर एक बहुत जोर से हमला करती है और इसके सर के ऊपर एक बॉल उग जाती है। अरे मिस्टर हेरिडस, मैंने कहा मुझे बाहर निकाला, समझ नहीं आता तुम्हें? ये सभी लोग नामी का बैग चेक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि नामी ने वेदर बॉल्स और इन सभी के रिसर्च नोट्स चुराए थे। जवान लड़की, ये तुमने क्या किया? हाँ तो क्या हुआ? पहले मैं एक चोर थी पर अब मैं एक पायरेट हूँ। चुराने में बुरा क्या है? और जैसा कि मैंने कहा मुझे यहाँ से निकलना है। पर ऐसा क्या हुआ है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है यहाँ से जाने की? हाँ, तुमने एक बलून को हाईजैक किया है ना नीचे समुद्र में जाने के लिए। तुम जैसी एक अनाड़ी उस बैलून को नहीं उड़ा सकती है और तुम्हें वेदर को जानने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हें हुआ क्या है? हाँ बताती हूँ, वहाँ देखो सब कुछ उस न्यूज़पेपर के अंदर है। हेरिडस न्यूज़पेपर को पढ़ता है और नामी से बताती है कि लूफी जो कि उस न्यूज़पेपर में है वो दरअसल इनकी पायरेट शिप का कैप्टन है। अच्छा, ये लड़का, हाँ इसमें लिखा है कि इसने
पिछली जंग में काफी तबाही मचाई थी। अच्छा, ये तो एक स्ट्रॉ हेड पहना हुआ एक जवान लौंडा है। मैंने नहीं सोचा था कि ये लड़का तुम्हारा कैप्टन निकलेगा। जब मेरी क्रू बिछड़ गई थी तो लूफी उसी वक्त से अपने ही अंदर लड़ रहा होगा। उसने वॉर ऑफ द बेस्ट की फाइट में हिस्सा लिया अपने भाई एस को बचाने के लिए, और उसके भाई की मौत उसकी आंखों के सामने हुई। मुझे कुछ पता भी नहीं था। मुझे पता है लूफी उसी जगह पर होगा जहाँ पर उसने मिलने का वादा किया था, और इससे पहले कि वो अंदर से पूरे तरीके से टूट जाए मुझे उससे मिलना होगा और उसका ध्यान रखना होगा। और नामी जोर जोर से रोने लगती है, जिसे चुप कराने के लिए हेरिडेस बोलते हैं, ओ हे जवान लड़की, सुनो सुनो, इसे बाहर निकालो अभी। हम कितने बुरे हैं, हमने एक जवान सी सुंदर सी लड़की को कैद किया और उसे रुला भी दिया। हाँ, कैसे लोग हो तुम? नामी बाहर आ जाओ प्लीज, मुझे माफ कर देना। और जैसे ही लॉक खुलता है, नामी हेरिडेस और अपने चोरी किए हुए माल को लेकर यहाँ से भाग जाती है। और इन बुड्ढों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर अब ये हुआ क्या। और 10 सेकंड के बाद कुछ ऐसा रिएक्शन देते हैं, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और नामी इन सभी को थैंक यू बोलती है। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, बाय बाय। और इन सभी को समझ में आ जाता है कि नामी ने इन्हें चूना लगाया है। इसने अभी रोने की एक्टिंग की है और हेरिडेस को बंदी बनाकर उठाकर इसके साथ ले गई है, और इसने चोरी किया हुआ सामान फिर से चोरी कर लिया है। अरे नहीं, हम इसे भागने नहीं दे सकते हैं, पकड़ो उसे, पीछा करो उसका। और भागते हुए नामी हेरिडेस से कहती है कि मुझे नहीं पता कि कहां से और कैसे, बस मुझे नीचे समुद्र में लिखकर चले जाओ। क्या इम्पॉसिबल है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता, तुम्हें ये करना ही होगा। लूफी, मुझे पता है कि तुम ठीक होगे, मुझे माफ करना, तुमने हमेशा हमारा साथ दिया है, अब हमारी बारी है दोस्ती निभाने की। और नामी सचमुच में रोने लगती है। जवान कन्या, तुमने अभी तक अपने रोने की एक्टिंग बंद नहीं की। हाँ, अब तो तुम बाहर भी आ गई हो। हाँ, और तभी इसके एक और मुक्का पड़ जाता है। भाई क्यों बकवास कर रहे हैं, नामी को गुस्सा दिला रहा है। बेचारा भाई कितनी मार खा ली इसने। यहाँ पर विंटर आइलैंड की फ्यूचरलैंड बाल्टीमोर में, जहाँ पर महान साइंटिस्ट वेगापंक का जन्म हुआ था, उनकी लैब के अंदर फ्रैंकी को लूफी के भाई के बारे में पता चलता है। और अब फ्रैंकी यहाँ से निकलने के लिए एक शिप की तलाश में है। और फ्रैंकी घर की छत को तोड़कर इस बूढ़े आदमी और इस बच्चे के घर में एंट्री करता है। ओए ताऊआ, मुझे जल्द से जल्द अपने दोस्त के पास जाना होगा। मुझे एक शिप चाहिए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे माफ करना, हमारे आइलैंड पर कोई शिप नहीं है। दरअसल ये आइलैंड बर्फ से घिरा हुआ है। या तो तुम एक एरोप्लेन से जा सकते हो, लेकिन वो 3 हफ्ते बाद आएगा, नहीं तो तुम एक स्पेशल मशीन की जरूरत पड़ेगी इस बर्फ के पहाड़ों को तोड़कर यहाँ से निकलने के लिए। अरे यार, मैं एक नई शिप बना सकता हूँ और उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। उई बूढ़े आदमी, तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ। और शांत होने से इसका मतलब होता है चलो चाय पीते हैं। हाँ, क्या बात है, ये तो स्वाद आ, लाजवाब खुशबू, क्या बात है। हाँ, मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं, मुझे किसी भी हालत में इस आइलैंड से बाहर निकलना होगा। बेचारा लूफी इस वक्त क्या क्या सहन कर रहा है। लगता है तुम्हारा जाना काफी जरूरी है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। अरे हाँ, वेगापंक की लैब में एक आइस ब्रेकर मौजूद था, उसने उसे कई साल पहले बनाया था, पर मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी चालू होगा। अच्छा, तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। आखिरकार मैं एक शिपराइट जो हूँ, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। जिसके बाद फ्रैंकी वेगापंक की लैब में घुस जाता है, लेकिन अंदर जाते ही अलर्ट अलार्म्स बजने शुरू हो जाते हैं। और नेवी के कमिश्नर को पता चल जाता है कि किसी ने वेगापंक की लैब के अंदर घुसने की कोशिश की है। और बहुत सारे नेवी के सोल्जर्स फ्रैंकी के पीछे पड़ जाते हैं। उसे जाने मत देना, उसका पीछा करो। और भागते हुए फ्रैंकी एक कमरे में पहुंच जाता है। लगता है उनसे पीछा छूट गया। और ये कमरा होता है वेगापंक की लैब नोट्स का, जिसमें डॉक्टर वेगापंक ने अपने रिसर्च नोट्स लिखे हुए हैं। अरे वाह, ये सब तो कमाल की है। यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ उसने इतनी कम उम्र में लिखा था। ये नोट्स उसने अपनी जवानी की उम्र में बनाए थे। इसमें से बहुत सारे आइडियाज तो ऐसे हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करने में सालों लग जाएंगे। अंकल ने सही कहा था, एक इंजीनियर होने के नाते मुझे यहाँ पर कोई भी तबाही नहीं मचानी चाहिए। अरे ये पायलट का निशान कैसा है? फ्रैंकी उस बटन को दबा देता है और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने फ्रैंकी से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लैब के अंदर जाकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट का बटन मत दबाना। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछनी चाहता था, अगर गलती से मैंने उस बटन को दबा भी दिया तो क्या उसमें मेरी गलती होगी? फ्यूचर आइलैंड का ये हादसा दुनिया भर में बाल्टीमोर की एक काली रात के तौर पर याद की जाएगी। और यहाँ पर हम मीहॉक के महल के अंदर जोरो को देखते हैं, जो कि बेहोश पड़ा है। तभी जोरो की आंख खुल जाती है। अब हॉल के अंदर मीहॉक और पेरोना आपस में बात कर रहे होते हैं, और तभी जोरो भी यहाँ पर पहुंच जाता है। जोरो हॉकाई के सामने आता है, लेकिन अभी जोरो बहुत मुश्किल से ही चल पा रहा है, इतना ज्यादा घायल होने की वजह से। इतनी जल्दी में क्यों? अभी तो तुम ठीक भी नहीं हुए हो। क्योंकि तुमने मुझे बताया कि लूफी के साथ क्या हुआ है। ये सुनने के बाद भी मैं चैन के साथ कैसे बैठ सकता हूँ? मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी जंग भी चल रही है। क्या तुम्हें पक्का पता है कि लूफी इस वक्त सही सलामत है? कहाँ है इस वक्त? तो मुझे सब कुछ जाना है। मुझे जो कुछ पता था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तो मैं तुमसे माफी चाहूंगा तुम्हें परेशान करने के लिए। और जोरो यहाँ से जाने लगता है। तो तुम समुद्र को कैसे पार करने वाले हो? अगर तुम्हें एक नाव चाहिए तो इसके लेके वेस्ट साइड में एक नाव पड़ी है, तुम उसे लेकर जा सकते हो। इन सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और जोरो उस नाव को लेकर अकेले ही समुद्र में जाने लगता है। चाहे तुमने अभी अपने भाई को खोया है लूफी, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपना वादा जरूर निभाओगे, और इसलिए मैं भी किसी भी कीमत पर साबाडी में पहुंच कर ही रहूंगा। और तभी पीछे से जोरो पर हमले शुरू हो जाते हैं, लेकिन जोरो इसे बहुत आसानी से हरा देता है। और तभी और भी बबून्स यहाँ पर आने लगते हैं। आखिरकार तुम सब आ ही गए। हाँ, मैं जानता था तुम मुझे इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दोगे। जोरो को हर तरफ से घेर लिया जाता है। एक बंदर आगे आता है और 3 स्वॉर्ड स्टाइल बुल डीमन से अटैक करता है, लेकिन जोरो इससे बच जाता है। और तभी इस पर ड्रैगन ट्विस्टर से हमला होता है। ये सभी जोरो के ही हमले हैं जो कि अभी ये बंदर यूज कर रहे हैं। और ये बबून्स जोरो की शिप को तोड़ देते हैं। मेरे साथ मत उलझो। और यहाँ पर मीहॉक को याद आता है कि आखिरी बार जब जोरो और इसके बीच में फाइट हुई थी और मीहॉक ने जोरो की पीठ के ऊपर हमला करना चाहा, तो जोरो ने अपनी छाती को आगे करके मीहॉक के वार
तलवार को अपने सीने के ऊपर ले लिया था। पेट पर निशान एक तलवारबाज की शान के खिलाफ होते हैं। बहुत खूब। और मीहॉक जोरो पर हमला कर देता है इसकी छाती पर। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और जोरो सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कभी भी समुद्र में नहीं जा पाएगा। और तभी एकदम से हॉकाई यहाँ पर आ जाता है और सभी बबून्स इसे देखकर डर जाते हैं। तुम्हें किले से निकले हुए काफी समय हो चुका है और तुम अभी तक यहाँ पर ही पहुँचे हो। रोरोनोआ जोरो, जो नाव मैंने तुम्हें अभी दी थी अब तो बेकार हो चुकी है। चुप हो जा, मैं इस नाव को ठीक करके वापस से निकल जाऊंगा। ये अच्छी बात है कि तुम अपने दोस्त की इतनी परवाह करते हो, लेकिन ये बंदर काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इन्हें ह्यूमन ड्रिल बबून्स कहा जाता है और ये सब के सब इंसानों की नकल करते हुए ही पड़े हुए हैं। ये काफी ज्यादा अच्छे दुश्मन बन सकते हैं तुम्हारे जैसे एक जिद्दी और अड़ियल इंसान के लिए। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? यहाँ पर और कोई है भी नहीं है। सूरज ढल चुका है, मेरे किले में आ जाओ, वहाँ पर ये तुम्हें तंग नहीं कर पाएंगे। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं समुद्र में जाकर ही रहूंगा। इनमें से एक एक की जान लेकर रहूंगा। ठीक है, जो मन में आता है वो करो। यहाँ पर ग्रैंड लाइन के लेजी बोन आइलैंड हंगेरिया में ब्रूक को कुछ गुंडे बंदी बनाकर लेकर जाने लगते हैं। लूफी, जब भी तुम्हें तकलीफ हो तब गाना गाओ। एक संगीतकार इसीलिए तो होता है। प्लीज मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूँ। मैं आऊंगा बहुत ही जल्द लूफी, लेकिन उससे पहले मुझे बचाओ। यहाँ पर रेले इन सभी को अपना आइडिया यानी कि अपना सुझाव सबको बता देते हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो लूफी? रेले, अभी तुमने क्या कहा? क्या तुम सुन नहीं रही थी हैनकॉक? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारा इरादा क्या है। तुम्हें पता है ना कि लूफी के मन में अभी क्या चल रहा है? हाँ वो ठीक कह रही है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ये जानते हुए भी कि उसके साथ क्या हुआ। हाँ जैसा कि मैंने कहा था, ये बस एक सुझाव है, फैसला तुम्हारा है लूफी कि तुम क्या करना चाहते हो। अब कुछ समय तक सोचने के बाद लूफी अपने मन में कहता है कि मैं अपने दोस्तों को दोबारा से कभी भी उन हालातों से गुजरते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। अगर मैं वैसा करता हूँ जैसा आप मुझे कह रहे हैं दद्दू, तो क्या मैं अपने दोस्तों को बचा पाऊंगा? मुझे लगता है कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, पर यह आसान नहीं होगा। तुम्हें इसके लिए बहुत कुछ करना होगा। ठीक है, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं वापस जाना चाहूंगा मरीन फोर्ट की ओर। अब इसके बाद मरीन फोर्ट के अंदर एक नेवी की शिप दरवाजा खोलने के लिए एक गेट कीपर से बात करती है। ये है शिप नंबर 204, हमें अंदर आने की परमिशन चाहिए। शिप का कोड नंबर है 5963। ठीक है, कोड नंबर कंफर्म्ड, दरवाजा खोल दो। और गाइस, दरअसल ये शिप नेवी की तो होती है, लेकिन कब्जा किसी और का है, यानी कि लूफी और जिम्बे का। फॉर्मर वॉलॉर्ड, समुद्र के पहले बेटे जिम्बे, किंग ऑफ पायरेट्स के पहले क्रू मेंबर टाकिंग सिल्वर रेले, ओह शिट, और स्ट्राइट लूफी भी यहाँ पर है। क्या चाहिए इन्हें? और सभी लोग मरीन फोर्ट के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर बर्डी किंगडम में जहाँ पर चॉपर है, यहाँ पर चॉपर की विदाई का सीन चल रहा है। मैंने न्यूज़पेपर में अपने दोस्त के बारे में पढ़ा और इसलिए मुझे जल्द से जल्द वापस लौटना होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि लूफी के भाई के साथ इतना कुछ हो गया। मुझे लूफी के पास पहुंचकर उसे मेडिकल अटेंशन देनी होगी। मुझे खुशी है कि मैं आपकी दिक्कत को सॉल्व कर पाया। सच कहूँ तो मैं यहाँ पर रुककर यहाँ के प्लांट्स को स्टडी करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि इन आइलैंड्स पर ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। जब मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा तो उन्हें इस कंट्री के बारे में जरूर बताऊंगा और तुम सबसे दोबारा से मिलने के लिए एक दिन जरूर वापस आऊंगा। ये मेरा तुम सबसे वादा है। और ये लोग चॉपर को बहुत सारे फ्रूट्स भी दे देते हैं और चॉपर निकल पड़ता है अपने सफर के लिए। रास्ते में इसे न्यूज क्यों मिल जाती है और खाना खाते हुए न्यूज पढ़ते हुए जा रहा है और चॉपर न्यूज देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, लूफी ने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर ईस्ट ब्लू में जायंट ब्रिज के ऊपर रॉबिन को रेवोल्यूशनरी आर्मी के लोगों ने छुड़ा दिया है। तो निको रॉबिन, क्या आप अब साबाहुडी की तरफ जा रही हैं? हाँ। द लाइट ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि इनकलाब की रोशनी। हमने तुम्हें यही नाम दिया और 10 सालों तक तुम्हें ढूंढते रहे। तुम ओहारा आइलैंड की अकेली सर्वाइवर हो। पूरा देश जो कि दुनिया के खिलाफ लड़ा था, और जब हमने तुम्हें ढूंढ लिया तो हमें कुछ भी करके तुम्हें सरकार से बचाना ही था। बॉस ने हमें यही समझाया था। रेवोल्यूशनरी आर्मी के लीडर ड्रैगन लूफी के पिताजी, मैं तुमसे फिर से कहूंगा कि प्लीज हमारे बॉस से मिलो, मैं तुम्हें उन तक ले जाऊंगा। लेकिन रॉबिन इन्हें मना कर देती है। नहीं, मुझे माफ करना, मुझे अभी कहीं और जाना है। और हाँ, तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरे दोस्त हैं। तो मैम प्लीज हमें आपको लिफ्ट देने दीजिए। इस ब्रिज के आखिरी तरफ जाने में आपको बहुत सारे दिन लग जाएंगे। प्लीज हम आपको छोड़ देते हैं जहाँ पर भी आपको जाना है। और रॉबिन इसकी बात मान जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। और रॉबिन इनसे पूछती है कि इस ब्रिज को बनाया क्यों जा रहा है और ये बताते हैं कि ये सब कुछ वर्ल्ड नोबल्स सेलेस्टियल ड्रैगन्स के कहने पर हो रहा है। रॉबिन न्यूज़पेपर को पढ़ती है और लूफी की खबर को पढ़कर खुश हो जाती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर ग्रैंड लाइन के पीछे आइलैंड कामाबाक्ता किंगडम में सांजी इन सभी आंटियों पर चिल्ला रहा है। मैंने कहा ना मुझे एक शिप चाहिए, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। मैंने अपना बहुत सारा समय खराब कर दिया है तुम जैसे बेवकूफ लोगों के साथ रहकर। तुम सब मर्दाना आंटियां, मुझे इस आइलैंड से बाहर जाना है जहाँ पर एक भी लड़की नहीं है। और तभी एक शिप की आने की आवाज आती है और ये सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस शिप में से कोई बाहर निकलने लगता है। ये क्या है? क्या कोई फेमस आइटम आने वाली है? अरे नहीं नहीं, वो कामाबाका किंगडम की रानी है, एम्पोरियो इवानकोव सामा। क्या वो नाम तो लूफी के साथ ही थी ना? तो फिर तो इसे बहुत कुछ पता होगा। इवानकोव यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ आ चुका है। अरे ये की नहीं होता, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की है। नहीं नहीं सांजी रुक जाओ, मैं उस पर फिसल ही गया था। ये कितनी खूबसूरत है। नहीं, मैं इस पर लट्टू नहीं हो सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल हैं। पहला, तुम्हें किस तरीके के लड़के पसंद है? हाँ, मेरा मतलब है लूफी। क्या लूफी? यानी कि वो स्टॉयट वाला लड़का? हाँ, तो तुम नेवी के हेडक्वार्टर्स में उसके साथ थी ना? साले लूफी कितना लगी है तू? हे, मुझे सब कुछ बताओ। मेरी जाने मन इवानकोव अपने हाथों को सांजी के पास लेकर आती है और इसके नेल्स बाहर आ जाते हैं। अपने हाथों को अपनी कमर पर रखती है और वापस से एक लड़के में बदल जाती है या बदल जाता है। हाँ भी, कौन है तू? हाँ, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। तेरी ऐसी की तैसी, तुझे पाप लगेगा। और तुम लूफी को कैसे जानते हो? हाँ, क्योंकि मैं उसके क्रू का एक मेंबर हूँ। मुझे बताओ लूफी के साथ क्या हुआ? मुझे इस न्यूज़पेपर से पता चला है कि तुम भी उसके साथ ही थी वहाँ पर मरीन फोर्ट के ऊपर। अब इवानकोव सांजी को उसका वांटेड पोस्ट
दिखाती है। क्या इस पोस्टर में तुम्हारी शक्ल है क्या? नहीं, ये मैं नहीं हूँ, समझी क्या? मैं इतना बदसूरत नहीं हूँ, ये नाम मेरा है, पर वो मैं नहीं हूँ। वो पोस्टर पर दिखने वाला अजीब प्राणी मैं नहीं हूँ। लेकिन जब तक इस बात के चांसेस हैं कि तुम नेवी या सरकार के कोई घुसपैठिए हो, मैं तुम्हें स्ट्रॉ हैट के बारे में कुछ नहीं बताने वाली। ठीक है, मैं समझ गया, तो प्लीज मुझे अपनी शिप दे दीजिए। नहीं दूंगी तुम्हें मेरी शिप। ठीक है, तो मैं तैर कर चला जाऊंगा। क्या क्या कहा तुमने? लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं। तुमने मेरे दिल को छू लिया है बच्चे। सिर्फ तुम्हारे जज्बे और जोश को देखकर मैं तुम्हें बताऊंगी कि स्ट्रॉ हैट के साथ क्या हुआ था। शुक्र है। या नहीं बताऊंगी? अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, क्योंकि अब इसके बारे में पूरी दुनिया ही जानती है। एक सेकंड, क्या ये आज के अखबार में है? और यहाँ पर ग्रैंड लाइन के लैंड ऑफ व्हाइट सॉइल बाल्टिको में हम मंकी डी ड्रैगन को देखते हैं। क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? ड्रैगन उसे लूफी ने हमें फिर से चौंका दिया। बिल्कुल अपने पाप पर गया है। यकीन नहीं होता कि उसने मरीन फोर्ड में ऐसा किया है। और यहाँ पर मरीन फोर्ड में नेवी के हेडक्वार्टर्स के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग चल रही है और एक नेवी ऑफिसर कहता है कि वॉर ऑफ द बेस्ट की घटना से ये पता चला है कि स्ट्रॉ हैट पोर्टेगस जी एस का सौतेला भाई है और रेवोल्यूशनरी ड्रैगन का बेटा भी है। और एक और बात, वो पोता है नेवी एडमिरल गार्ब का, द पायरेट मंकी डी लूफी। वॉर के बाद ये गायब हो गया था, लेकिन जैसा कि हमने सोचा था वो अभी भी जिंदा है और वो फिर से देखा गया यहीं पे इसी नेवी हेडक्वार्टर्स के सामने। और हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर मरीन फोर्ड की इन टूटी हुई बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर पहुंच जाती है कुछ तस्वीरें लेने के लिए। और तभी पीछे से एक आदमी कहता है कि एक कमाल की जंग थी, नेवी के लोग और दुनिया के सबसे खतरनाक पायरेट्स। ये एक ऑल आउट वॉर थी जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक रही है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि ये आइलैंड डूबा नहीं। और तुम कहाँ से आई हो मेरी जान? मैं लबास्ता से हूँ और क्रोकोडाइल और स्ट्रॉ हैट के ऊपर एक कहानी लिखना चाहती हूँ। ऐसा हो सकता है कि वो स्ट्रॉ हैट मारा जा चुका हो। मुझे पूरा भरोसा है कि नेवी उन सभी पायरेट्स के पीछे जा चुकी होगी जो भी इस जंग में मौजूद थे। नेवी उनका पीछा कर रही होगी। और जंग के वक्त मरते हुए व्हाइट बियर्ड ने कहा था कि वन पीस रियल है, वो असली में एग्जिस्ट करता है। और व्हाइट बियर्ड के उन असली शब्दों से प्रेरित होकर पायरेट्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचाना शुरू कर दिया है। और जो भी नेवी सोल्जर्स उनसे लड़ने की क्षमता रखते हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मुझे उन पर काफी तरस आता है। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और तभी नेवी सी पोर्ट के पास शिप आ जाती है और एकदम से शिप मरीन फोर्ड पर हमला कर देती है। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। वो वापस कैसे आ सकता है? वो स्ट्रॉ हैट लूफी है, लेकिन उसने नेवी की शिप को चुराया कैसे? और इसने किया क्यों? लगता है ये कभी नहीं सुधरने वाला। उस शिप को अभी इसी वक्त डुबा दो। और इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन जिम्बे अपने फिशमैन जिजुत्सु का यूज करके एक ओशन करंट शोल्डर थ्रू नाम का एक बवंडर क्रिएट कर देता है और इस हमले से शिप को बचा लेता है। अरे ये तो वही धोखेबाज है ना, समुद्र का पहला बेटा जिम्बे। एक सेकंड, शिप के ऊपर कोई और भी है? अरे नहीं, ये मत कहना कि वो तो लेजेंडरी पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का पहला क्रू मेंबर डार्किंग रैले है। अब आइलैंड का चक्कर लगाने के बाद ये लोग शिप को किनारे पर लेकर आते हैं और नेवी के लोग सोचते हैं कि क्या ये इन्हें यहाँ पर खत्म करने आए हैं, क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग नेवी ऑफिसर या एडमिरल नहीं है। रुको मत, इन पर चारों तरफ से हमला करो। और हमला होते ही ये शिप तबाह हो जाती है और धुएं में से लूफी, रैले और जिम्बे बाहर निकलते हैं और मरीन फोर्ड पर आकर लैंड कर जाते हैं। लूफी आगे बढ़ो और लूफी इन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। उस बच्चे को पकड़ो, इनसे तो मैं लड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ भी आकर थोड़ा सा खेलो। हाँ। और लूफी बहुत सारे लोगों को मारकर ऑक्सलियोड्स की तरफ आगे बढ़ता है और एक बेल को बार बार बजाने लगता है। सभी लोग लूफी को देखते हैं और उस बेल को दबाने के बाद एक खाई के पास आकर रुक जाता है और एक फूलों के गुलदस्ते को खाई के अंदर फेंक देता है और अपनी स्ट्रॉ हैट को छाती से लगाकर 2 मिनट के लिए मौन हो जाता है। सभी रिपोर्टर्स इसकी फोटो लेने लगते हैं और तभी एकदम से अपनी आंखें खोलता है और रैले और जिम्बे के पास आ जाता है और अगली ही सुबह ये खबर न्यूज़पेपर में छपकर पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम में ये नेवी ऑफिसर कहता है कि ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इसमें ये भी लिखा गया है कि नेवी ने स्ट्रॉ हैट को जाने दिया। ये कितना ज्यादा शर्मनाक है। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखें तो स्ट्रॉ हैट ने श्रद्धांजलि दी है अपने भाई पोर्टेगस जीएस और व्हाइट बियर्ड को और उन सभी लोगों को भी जो कि उस जंग में मारे गए। ये सब कुछ ठीक था, लेकिन उसने 16 बार उस घंटी को बचाया है। ये हमारे लिए एक चैलेंज साबित हो सकता है। अब इसके बाद हम 5 एल्डर्स को देखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट पर इन्हीं का राज चलता है और इनकी पोजीशन सेलेस्टियल ड्रैगन से भी ऊपर है। सच में ये लड़का काफी अजीब है, स्ट्रॉ हैट लूफी, लेकिन इसमें ज्यादा हैरानी नहीं होती है ये जानते हुए कि ये गार्ब का पोता है। सोचता हूँ कि ये रैले को कैसे जानता है। जिम्बे भी हमारे खिलाफ हो चुका है, उसका वॉरलॉर्ड बने रहना शांति का प्रतीक माना जाता था। कितने शर्म की बात है। 3 महान ताकतें अपनी जगह से हिल चुकी हैं। अब उन 7 वॉरलॉर्ड्स में से बचे हुए 3 पोजीशंस को कैसे भरेंगे? हाँ, हमें गौर से देखना होगा कि न्यू वर्ल्ड में आगे क्या होता है। हमें सबसे ताकतवर लोगों को चूज करना होगा। ब्लैक बियर्ड ने न्यू वर्ल्ड में अपनी चाल चलना शुरू भी कर दिया है। वो 100 मिलियन वाले एक पायरेट को उठा कर ले गया और व्हाइट बियर्ड के सारे राज्यों के बारे में भी जानता है। वो बाकी सभी पायरेट से अभी बहुत ज्यादा आगे है। पूरे इतिहास में आज तक किसी ने भी 2 डेविल फ्रूट नहीं खाए हैं। वो ऐसा पहला इंसान है जो कि 2 डेविल फ्रूट खाने के बाद जिंदा बचा हुआ है। हमेशा ये टी नाम वाले ही बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और यहाँ पर रेड लैंड के होली लैंड ऑफ मेरी जॉयस में हम कॉन्ग नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये वही बंदा है जिसने गार्प को ट्रेनिंग दी थी और सेनगोकू भी यहीं पर होता है। और कॉन्ग कहता है, मैंने काफी कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन गार्ब रिजाइन दे चुका है। ये फील्ड एडमिरल की पोजीशन से रिजाइन देना चाहते हैं। सेनगोकू जी सर, तुम दोनों सेनगोकू और गार्ब, तुम ही रॉजर के एरा से नेवी को चलाते आए हो और अब तुम दोनों ही यहाँ से जाने वाले हो। हाँ, इससे खलबली तो मच चुकी और एम्पल डाउन के लेवल 6 के बहुत सारे कैदियों को मिलाकर बहुत सारे पायरेट्स लूज पर हैं। पूरी दुनिया में घूमकर तबाही मचा रहे हैं और पायरेट्स का दौर बदल रहा है।
है। जी सर, आपने सही कहा। कॉन्ग सर, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। मैं अपनी फ्लीट एडमिरल की पोजीशन पर आओकी जी को देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर हम आओकी जी को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर देखकर हैरान हो जाता है। अरे वो जिंदा था, हाँ, कमाल है। क्या तुमने सुना? स्टारहाइट ने फिर से तबाही मचाई। बेस्ट ऑफ द वॉर को खत्म हुए 16 घंटे भी नहीं हुए हैं और अभी 16 घंटियाँ। हाँ, क्या ये किसी तरह की चेतावनी है क्या? चलो ये सब छोड़ो, मेरे ट्रांसफर का क्या हुआ? ठीक है, मैं इसके बारे में सन गोकू से बात करूंगा, पर क्या आप सच में जाना चाहते हैं? कोई भी ऐसी बात को मजाक के लिए नहीं कहता है आओकी जी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप सच में न्यू वर्ल्ड में जाना चाहते हैं? हाँ, अपने शिकार के नजदीक रहना ही मेरे लिए बेस्ट होगा। और लूफी के बारे में पूरी दुनिया में न्यूज फैलती ही जा रही है और न्यू वर्ल्ड के अंदर हम लू स्टारस्किड को देखते हैं। अच्छा, तो स्टारहाइट लूफी जिंदा था, हाँ? मरीन फोर्ड के अंदर 16 बार घंटी को बचाया एक नए एरा की शुरुआत करने के लिए। पर ये ऑक्सबेल क्या है? जी सर, ये ऑक बेल एक प्राचीन घंटी है ऑक्सलॉइड्स की, जो कि और हर साल के एंड पर नेवी वाले इस घंटे को 8 बार बजाते हैं गुजरे साल की सराहना करने के लिए और 8 बार एक अच्छे साल की शुरुआत करने के लिए। तो इसे टोटल 16 बार बजाया जाता है। ये नेवी के रीति रिवाज है। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। शायद उसने पिछले दौर का अंत और नए दौर की शुरुआत का संकेत दिया है। अच्छा, हाँ, तो वो ये कहना चाहता था व्हाइट बियर्ड का एरा खत्म होता है और नए एरा की शुरुआत ये करेगा। हाँ, क्या अजीब पुरानी है। लेकिन वो जो चाहता है मैं उससे वैसा नहीं करने दूंगा। और हम देखते हैं कि उस स्टारस्किड ने कुछ लोगों को बंदी बना रखा है। द न्यू वर्ल्ड, मैंने सोचा था कि यहाँ पर आकर मस्ती करूंगा, लेकिन इन डरपोकों के साथ मैं क्या करूँ? हाँ? हे, मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम बस इस समुद्र को छोड़कर बस यहाँ से निकलने ही वाले थे। प्लीज हमें अपने पैराडाइज से जिंदा लौटने दीजिए प्लीज। पैराडाइज? हाँ, तुम बस अभी यहाँ पर पहुँचे हो, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं ये समुद्र कितना ज्यादा खौफनाक है।